नमस्कार दोस्तों, श्याम कला सेरिंगस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें पार्ट पहला भाग है। तो दोस्तों यह वीडियो आपका फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना दोस्तों, अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटी की पल पल की अपडेट दी जाती है, साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड कराई जाती है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। आपके सभी 500 एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा। रोज़ का एक पेपर डालेंगे, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। हाँ, पहला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो डीसी जनरेटर के फील्ड पोल में न्यूनतम पोलों की संख्या 2 होती है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर के फील्ड पोल किसके बने होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कास्ट आयरन। क्या आएगा? कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर के लेमिनेट होने से कौन सी शक्ति कम होती है? तो आर्मेचर कोर को लेमिनेट होने से उसमें ताम्र शक्ति का मान एडी करंट शक्ति का मान कम होता है। क्या होता है? एडी करंट शक्ति का मान कम होता है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? तो दोस्तों आर्मेचर में स्लॉट कटे होते हैं, वो इसलिए कटे होते हैं कि आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए। किस लिए? आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 पोल वाले वेव बाउंड जनरेटर के आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आर्मेचर पोल में वेव वाइंडिंग गुजरा है। तो दोस्तों एक तो होती है लेप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग में होता है तो एक होती है वेव। तो वेव में तो क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है A बराबर 2, और वेव में होता है दोस्तों लेप, हाँ वेव में तो होता है दोस्तों A बराबर 2, और लेप में होता है A बराबर A, यानी इसमें समान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 है तो वेव वाइंडिंग में यहाँ पर कितने हैं? 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथों में भेजा जाता है? तो डीसी जनरेटर हमेशा सभी को मालूम है करंट है वो बाहरी परिपथों में आर्मेचर के द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि आर्मेचर में जैसे ही चुंबकीय बदलेगा होगा दोस्तों, जैसे आर्मेचर में चुंबकीय बदलाव क्षेत्र उसमें एक ईएमएफ था। अब ये ईएमएफ दोस्तों हमेशा ब्रश के द्वारा आउटपुट में दिया जाता है। किसमें? आउटपुट में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है। क्या आएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा खालिस्तान होगी। तो बताओ दोस्तों जैसे डीसी जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करते हैं तो उसमें करंट की दिशा क्या होगी? तो वो भी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? तो दोस्तों बताओ डायनेमिक। तो दोस्तों हमेशा डायनेमिक में स्थायी चुंबक उत्तेजित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा शंट जनरेटर उपयोग होता है। क्या होता है? शंट जनरेटर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को 2 भागों में विभक्त कर एक भाग को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनरेटर कहलाता है। तो बताओ दोस्तों वह जनरेटर क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वह जनरेटर कहलाता है आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर। क्या कहलाता है? डीसी कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत बाबल स्थिर रहता है। तो उसमें स्थिर रहने का कारण क्या है दोस्तों? तो उसमें फुल लोड और नो लोड पर उसकी गति क्या रहती है? स्थिर रहती है, तभी वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों लेथ मशीन में तो हमेशा दोस्तों लेथ मशीन में कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर काम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 नंबर। तो दोस्तों लगभग आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन की बात करिए तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने से हुई वैद्युत शक्ति कहलाती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी शक्ति कहलाएगी? वह आपकी स्टेशनरी शक्ति कहलाती है। करेक्ट आंसर 2 नंबर। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहा क्षति, यांत्रिक क्षति, शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। तो बताओ दोस्तों इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों नियत क्षति। क्या कहते हैं? नियत क्षति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत बल की दिशा इंगित करती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी दिशा इंगित करता है? तो वह करती है आपकी जो मध्यमिका अंगुली होती है वह हमेशा प्रेरित विद्युत बल की दिशा इंगित है। तो करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत बल प्रेरित होता है? तो बताओ दोस्तों कौन सी विधि द्वारा? तो वह गतिजन्य होती है कि स्थितिजन्य? तो गतिजन्य द्वारा हमेशा डीसी जनरेटर में विद्युत बल प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? तो बताओ दोस्तों किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? तो आपका जो डीसी जनरेटर होता है वह दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता है? तो आर्मेचर दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र भी है, कम्यूटेटर का ब्रश भी है, ये सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कुल मिला के डी आंसर यानी सभी पुर्जे आपकी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतर का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है? तो बताओ दोस्तों ऊर्जा रूपांतर का कौन सा कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है? तो वो होता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन हमेशा क्या कहलाती है? मोटर कहलाती है। और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? दोस्तों ये कोई परिभाषा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? तो बताओ दोस्तों किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? दोस्तों तो वो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है। यानी डलवे लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि यानी ये कुल मिला के डलवे लोहे क्यों बनाया जाता है? यह मशीन को यांत्रिक सुविधा प्रदान करता है, सही है दोस्तों। यह सस्ता होता है, ये भी सही है दोस्तों। यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, ये भी सही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य आर्मेचर का मान होता है। तो दोस्तों आपके आर्मेचर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, कितना होता है? 1 ओम। तभी आर्मेचर आपका डीसी मोटर या आपका जो डीसी मोटर जिसमें हम स्टार्टर यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो आर्मेचर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, दूसरा स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। इसी कारण स्टार्टिंग में हम स्टार्टर का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट आर्मेचर को सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग नहीं जलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाता है? और कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं उनके खांचों के बीच में कौन सा अचालक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? वो तो दोस्तों आपका अब्रक यानी माइका। तो करेक्ट आंसर सी। ये दोस्तों कुल मिला के आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर पे कम्यूटेटर कार्य करता है, एक डीसी धारा देने में सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए? यानी हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होगा अगर हम स्लिप रिंग लगाएंगे? तो दोस्तों जैसे स्लिप रिंग लगाओगे तो आपको अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर हम कम्यूटेटर लगाते तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करंट ये प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? यानी कौन सा कारण है जिसके कारण हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं? तो दोस्तों उसका ताप गुणा ऋणात्मक होता है, ये भी सही है दोस्तों। वे नरम होते हैं, ये भी एकदम सही है दोस्तों। वह स्वयं लुब्रिकेटिंग होते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त तीनों गुण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी ये तीनों गुण इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन वर्षों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों धारा घनत्व के लिए कार्बन वर्षों का मान यानी कुल मिला के कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों में किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा जनरेटर है जो कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़े जनरेटरों के लिए किया जाता है? तो वो होता है दोस्तों आपका तांबा और कार्बन के मिश्रण से जो कार्बन ब्रश बने होते हैं वो बड़े जनरेटरों में यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग करते हैं? तो बता दोस्तों कौन सा समीकरण हम डीसी जनरेटर के लिए यूज करेंगे? तो दोस्तों वो होता है आपका E = 5ZNP/60A। तो करेक्ट आंसर सी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पत्तों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों पिछले में आपको वेव वाइंडिंग पूछा तो यहाँ पर लेप पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम है, यानी अगर वहाँ पर वेव पूछा तो वेव में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको 2 कहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, हाँ वहाँ पर तो आपके 2 आए थे, क्योंकि एक में दोस्तों एक तो होती है आपकी लेप वाइंडिंग, तो लेप में तो होता है ए बराबर पी, यानी जितने समांतर पत्तों होंगे उतने पोल होंगे, और वेव में क्या होता है ए बराबर 2। तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा 2 आंसर आए थे, लेकिन यहाँ पर ए बराबर पी, यानी जितने पोलों की संख्या है उतनी क्या होगी यहाँ पर समांतर पत्तों की। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी, यानी 8 ही इसके क्या होंगे, समांतर पत्त होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो बताओ दोस्तों किन पर निर्भर करता है इसका विद्युत वाहक बल। तो ध्रुवों की संख्या पर, यानी पोलों की संख्या पर, गति पर, चालकों की संख्या, उपरोक्त तीनों, ये तो कुल मिला के दोस्तों उपरोक्त तीनों पर ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनरेटर विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो। तो बताओ दोस्तों अगर ध्रुवों की संख्या समान हो तो क्या होगा, तो वो क्या होगा कि उसकी लैप वाइंडिंग जनरेटर विद्युत वाहक बल अधिक करेगा। तो करेक्ट आंसर इसमें बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रण करने के लिए किसे प्रयुक्त कर सकते हैं। तो बताओ दोस्तों अगर हमें उसका विद्युत वाहक बल नियंत्रित करना है तो हम किसका यूज करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम गति जनरेटर की गति को नियंत्रित करके उसके विद्युत वाहक बल को नियंत्रित कर सकते हो। करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण है। तो बताओ दोस्तों उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का मेन रीजन क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों उसका मेन रीजन है, एक तो होता है दोस्तों हैमरिंग, एक होता है ओवर हीटिंग दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी हैमरिंग और ओवर हीटिंग दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ होता है। तो बताओ दोस्तों मेन रीजन क्या है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई है, ध्रुवों की दिशा गलत हो गई है, क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो गया, उपरोक्त तीनों में से कोई। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई भी नहीं है, जिसके कारण जनरेटर में विद्युत वाहक बल में कमी आ गई है। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार कितने होते हैं। तो प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के दोस्तों आपका एक तो होता है हाइड्रो टर्बाइन, एक गैस टर्बाइन, एक डीजल एनर्जी चालित। तो उपरोक्त सभी तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4 नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की, तो 37 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के कौन कौन प्रकार है अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर कौन कौन से जनरेटर है दोस्तों, तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर पृथक उत्तेजित जनरेटर और सउत्तेजित जनरेटर। उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस कारण से डीसी जनरेटर सउत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, यानी किस कारण उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, किसका, सउत्तेजित जनरेटर का। तो दोस्तों ओवर हीटिंग सही है दोस्तों, भारी ओवरलोडिंग ये भी हो सकता है दोस्तों, जनरेटर के लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना ये भी हो सकता है। उपरोक्त तीनों, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त तीनों कारणों से उसका उत्तेजना अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्ति हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टेज जनित कर सकता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टेज जनित कर सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पृथक उत्तेजित जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के वोल्टेज जनित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनरेटर पृथक उत्तेजित जनरेटर है। तो दोस्तों आपका प्रत्येक डीसी धारा के द्वारा, बाह्य स्रोत के द्वारा क्या होगा, वह उत्तेजित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनरेटर सउ उत्तेजित हो। तो बताओ दोस्तों क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनरेटर सउ उत्तेजित हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डीसी बाह्य स्रोत द्वारा क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सउ उत्तेजित जनरेटर का प्रकार है। तो बताओ दोस्तों सउ उत्तेजित जनरेटर का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों एक मिनट को दोस्तों, क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित की जाती है यदि जनरेटर सउ उत्तेजित है। तो दोस्तों इसमें आपको बता दिया, हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन है, सउ उत्तेजित जनरेटर का प्रकार है। तो दोस्तों सउ उत्तेजित जनरेटर का प्रकार आपका श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर, मिश्रित जनरेटर, उपरोक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि सही कथक चुने, तो दोस्तों इनमें से सही कथक चुनना है आपको। तो बताओ दोस्तों, सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वार्निंग और लोड तीनों श्रेणी के, ये सही है दोस्तों। सीरीज जनरेटर की फील्ड वार्निंग मोटे तार व कमले पड़े, ये भी सही है दोस्तों। सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना, ये भी सही है दोस्तों। सभी सत्य है, तो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों इसमें डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों इसमें भी आपको सत्य कथन चुनना है। तो पहला देखो, सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना, हाँ दोस्तों सही बात है। सीरीज जनरेटर लोड बढ़ने से जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज करता है, सही बात है दोस्तों। सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्थिर होता है, ये भी सही है दोस्तों। सभी सत्य है, तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका श्रेणी में हमेशा बैटरी चार्जर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका सॉरी दोस्तों, बैटरी चार्जर के लिए शंट जनरेटर आएगा, इसके लिए बूस्टर आएगा, क्या आएगा, बूस्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्य कथन चुने। दोस्तों इसमें भी सत्य कथन चुनना है। फील्ड वार्निंग आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित होती है। शंट जनरेटर की फील्ड वार्निंग पत्रिका की वजह होती है। दोस्तों ये शंट जनरेटर की बात कर रहा है, शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। दोस्तों शंट जनरेटर को तो किया जा सकता है, तो शंट जनरेटर की फील्ड वार्निंग को पत्तेदार उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित की सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, तो आर्मेचर करंट बराबर शंट करंट प्लस शंट फील्ड करंट, तो करेक्ट आंसर सी। 47 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, स्पार्किंग रहित कम्यूटेटर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों। तो इसमें तो है कार्बन बर्स प्रयोग करेंगे, सही बात है दोस्तों। इंटरपोल प्रयोग करने चाहिए, ये भी सही बात है दोस्तों। कंपनसेटिंग वार्निंग प्रयोग करने, ये भी सही बात है। उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग की जानी चाहिए, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनरेटर स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है। तो बता दो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर है। तो लगभग सभी को पता होगा, ये शंट जनरेटर, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट का आपका, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए। यानी अगर उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खो गया तो हम किससे प्राप्त करेंगे। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, वह उत्तेजित हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन थे, लगभग इसके 10 पार्ट होंगे आपके 500 MCQ क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू पेपर के साथ, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।